जयंती विशेष। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा का यह स्पेशल एपिसोड जयंती विशेष। आज का जो कार्यक्रम है जयंती विशेष, वो प्रोफेसर तुलसी राम पर आधारित है। कल 30 जून था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जयंती थी। आज 1 जुलाई है। आज साहित्य जगत के और ज्ञान के मूर्धन्य विद्वान और मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर, मैं मल्टी डायमेंशनल कह रहा हूं क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस लेकिन साहित्य में ज्यादा चर्चित हुए, तुलसी राम जी, उनका जन्मदिन है। आप सबको बधाई। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जेएनयू से जुड़े हैं प्रोफेसर अजमेर सिंह काजल। काजल साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। जय भीम। जय भीम। आपका इस कार्यक्रम को करने में जो आपने रुचि ली है, विशेष रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। शुक्रिया जी। तो अम्बेडकरनामा देखा है काजल साहब आपने? हाँ, उसकी मैंने कुछ कड़ियां देखी हैं। अच्छा, चलिए अब तुलसी राम जी के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं। आजमगढ़ के रहने वाले थे और पिछले एपिसोड देखेंगे तो उसमें मैंने जीवन पे उनके पूरी बातें कही हैं कि जीवन में कहाँ कैसे कैसे वो संघर्ष करके बीएचयू गए, फिर जेएनयू आए। जेएनयू में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर रहे और चर्चित ज्यादा हुए साहित्य जगत में। उन्होंने आत्मकथा 2 भागों में लिखी। एक था मुर्दहिया, मुर्दा घाट, जिसको मुरघटिया हम लोग भी बोलते हैं, मुर्दहिया। और दूसरा दूसरा था मणिकर्णिका। इससे बहुत चर्चा में आया और मैं 1-2 बार उनसे मिला हूँ, उनसे सेमिनार में मिला हूँ। मैं छात्र था उस समय, बहुत ज्यादा एक्टिव एकेडमिकली नहीं था, पॉलिटिकली एक्टिव था, एकेडमिकली कम एक्टिव था। आज हम अजमेर सिंह साहब से जानेंगे उनकी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन पे, खाली आत्मकथा पे नहीं, बहुत सारी बातें। अजमेर जी, अब ये अम्बेडकरनामा का एक एक परिपाटी है कि हम शुरू करते हैं, उसके बाद वक्ता को बोलना होता है, तो हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। आपके जो संस्मरण है, आपने जो पढ़ा है तुलसी राम जी को, वो बातें हमारे अम्बेडकरनामा के दोस्तों से साझा की। जी, पहले तो मैं सबसे पहले आज प्रोफेसर तुलसीराम की जयंती पर सभी सुनने वालों को उनकी जयंती पर तहे दिल से अपना एक तरह से कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर तुलसीराम का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय समाज निर्माण की प्रक्रिया में, और उनके जन्मदिन पर उनको याद करना निश्चित रूप से एक अच्छा अवसर है। हम सभी उन सभी के जिस तरह से उन्होंने एक ऐसे दौर से निकल करके भारतीय समाज में निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उस निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली और एकेडमिया से निकल करके बहुत आगे तक वो एक उन सारे सवालों के साथ लगातार जुड़े रहे, जो सवाल किसी न किसी तरह से भारतीय चिंतन की पूरी प्रक्रिया में इस हिसाब से देखे जाते हैं कि ये सवाल कोई सवाल नहीं। लेकिन प्रोफेसर तुलसीराम उन सवालों के साथ बहुत संजीदगी के साथ खड़े हो गए, जुड़ गए। अगर हम उनके प्रारंभ को लेकर के जिस तरह से वो आजमगढ़ के धर्मपुर गांव से निकलते हैं और वहां से निकल करके उनका जो प्रारंभिक जीवन का जो संघर्ष है अपने स्कूल में और स्कूल के पढ़ने वाले सहपाठियों के बीच में, किस तरह से वो स्कूल के अध्यापकों के साथ किस तरह से उनका इंटरेक्शन होता था और वो वहां पर एक तरह से जातीय मार झेलते थे, वो एक सवाल उन्हें मुर्दिया में उस सवाल को पूरी तरह से रेखांकित किया है। और वो ये भी रेखांकित करते हैं कि उनके चाचा एक बार वो जो कोयला खदान में काम करते थे, वो गांव में वापस आए, एक उनके लिए एक तरह से पजामा लेकर आए और वो पजामा लेकर जब स्कूल में पहुंच पहन करके वो बड़े चाव के साथ स्कूल में जाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं तो सभी उनका मजाक बनाते हैं। वो अध्यापक भी मजाक बनाते हैं और वो उनके जो सही सहपाठी हैं वो भी मजाक बनाते हैं। तो इससे एक तरह से ये साबित होता है कि अगर दलित व्यक्ति कुछ बेहतर या अच्छा पहनता है तो उनको चुभन होती है,
एक तरह से उस बात को तुलसीराम जी ने अपनी आत्मकथा में रेखांकित किया है कि मेरा वहां पर जाना और वो मेरे जो साथ रहने वाले रोज जिन जिन सभी से मैं ज्यादा बेहतर था, बेहतरीन काम करता था, बेहतरीन में अव्वल रहता था और उनको पढ़ाई में सबको पछाड़ता था और दूसरों को वो उनको पढ़ाते भी थे। तो ये जो पूरा प्रसंग ये साबित करने के लिए बहुत एक समाज शास्त्री और ऐतिहासिक परिदृश्य के आधार पर इसको हम देखें तो ये लोग जिनको दबाया सताया वो प्रताड़ित किया गया, जिनका दमन किया गया, उस व्यवस्था के द्वारा अगर कोई व्यक्ति उस व्यवस्था में सम्मान पाने या अच्छे कपड़े पहनने या ज्ञान प्राप्त करके कुछ हासिल करने की तरफ बढ़ता है तो उस व्यवस्था को वो कतई स्वीकार नहीं होता है और वह उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ऐसा एक छोटा सा उदाहरण वो अपनी आत्मकथा में उस वक्त देते हैं जब अपने अब एक साफ सुथरा पजामा पहन करके, क्योंकि वो हम देखते हैं कि उस एक दरिद्रता के पूरे माहौल में उन बच्चों के लिए या उन छात्रों के लिए जो समाज से संबंधित रखते थे, कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि जिससे वो उनको कुछ मान सम्मान अपने वस्त्रों के एवज में मिल सके। जबकि दूसरे जो छात्र थे जो उन तबकों के से आते थे, वो छात्र एक तरह से अपनी ड्रेसेस के आधार पर भी और उनसे अलगाव उनमें दिखाई पड़ता था। केवल ये बात नहीं है, बात यहाँ तक है कि प्रोफेसर तुलसीराम अपनी आत्मकथा में अपने गांव की जिसको वो मुर्दैया कहते हैं या कि जहाँ पर अंतिम संस्कार करने का जो स्थान है उससे उसी के नाम पर अपनी टाइटल देते हैं और दे रहे हैं कि मुर्दैया में जहाँ पर सुदेशर पांडे के वहां उनके पिताजी हरवाही करते थे, हरवाहा उनके करते थे और वो उस हरवाही करते करते एक तरह से किस तरह से वो गांव के जो लोग हैं वो इसलिए उनको ये कहने लगते हैं कि ऐसा ना हो कहीं ये जो बच्चा जो पढ़ रहा है और 10वीं में इनको बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं और जगजीवन राम इस गांव के और आसपास के इस पूरी बेल्ट में, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा बेल्ट जो बिहार से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उस बेल्ट में अगर जाएंगे तो जगजीवन राम को अगर इस चीज की जानकारी हो जाए कि ये लड़का 10वीं पास है, फर्स्ट डिविजनर है और गांव में टॉप करने वाला है, अगर जगजीवन राम को इसकी जानकारी हो जाए तो निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छी एक नौकरी दिलवाएंगे। इसलिए जगजीवन राम को बताया जाना चाहिए। ये एक सवाल गांव के दूसरे लोग उनको उनके पिताजी और दूसरे लोगों के बीच से उन तक पहुंचाते हैं। एक सवाल वो और भी बहुत मार्के का भाव उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि वो लोग जिनको मेरा साफ पहनना और सुथरा रहना या अच्छा पढ़ना कतई स्वीकार नहीं था, वो अब मेरे लिए इसलिए चिंतित होने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता, आदमी पागल हो जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरे के पास या मेरे परिवार के पास आकर के इस तरह के सवाल लेकर के वो आने लगते हैं कि देखिए आप अपने बच्चों को संभाल लीजिए, अब इनको ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है। उस पूरी व्यवस्था अजमेर जी हमारे बोलते थे लोग कि जो ज्यादा पढ़ लेता है वो पागल हो जाता है। या बिल्कुल सही। तो वो अपनी आत्मकथा जो 21वीं शताब्दी के पहले दशक में प्रकाशित होकर हमारे बीच में आती है, तो वो उस वक्त तक अपनी जो एक पूरा समाज शास्त्रीय आकलन कर चुके होते हैं। भारतीय समाज में किन सवालों को ज्यादा गहराई से रेखांकित किया जाना चाहिए और किन सवालों पर एक तरह से उनके ऊपर ज्यादा मथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो उस गहराई में जाकर के अपनी आत्मकथा में उन निष्कर्षों को, और वो कहते भी हैं कि आत्मकथा किसी भी व्यक्ति की अंतिम रचना होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन का मेच्योरिटी का पूरा लेवल उसमें दे पाए, वो बता पाए समाज का जो आकलन, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो उसका पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल जो पूरा थीम है उसको अपने थॉट के साथ मिला करके वो कह पाए। तो ये पूरा जो मुर्दैया यानी अपने गांव की पृष्ठभूमि को छोड़ करके उनका एक तरह से आगे तक जाना, आजमगढ़ तक जाना, शहर तक जाना और वो वहां से फिर बनारस तक जाना और वो वहां से बनारस तक जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया एक तरह से वो अपने गांव की मुर्दैया को छोड़ करके, शमशान को छोड़ करके, वहां शमशान के अलावा उस समाज के लिए था भी कुछ नहीं, उसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। उसमें केवल जीवन, और क्योंकि उनके पिताजी सुतेश्वर पांडे की माता जी के जो अंतिम संस्कार में किस तरह से वो उनकी उसको पूरा अंतिम संस्कार करवाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं और किस तरह से वो
वो इसलिए वो उसका नाम मुर्दैया देते हुए बता रही हैं, अपना जो पूरा समाज है, जिस समाज में हमें एक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, व्यक्ति होने की वजह से वो सम्मान नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहाँ व्यक्ति एक नहीं है। वहाँ व्यक्ति अलग-अलग खानों में बँटा हुआ है। कहीं वो दलित है, कहीं वो पिछड़ा है, कहीं वो अवर्ण है, कहीं वो स्वर्ण है, कहीं वो और किसी फिर जातियों के अलग-अलग पैमाने हैं। तो उन सवालों के आधार पर व्यक्ति विशेष रूप से वो कहते हैं कि व्यक्ति को दलित होने की एवज़ में उसकी मनुष्यता उसकी छीन ली जाती है। इसलिए उस मनुष्यता के छीनने के संघर्ष के रूप में मुर्दैया उनके लिए एक पड़ाव का काम करती है और मुर्दैया वो में तब छोड़ते हैं जब वो 10वीं के एग्जाम दे चुके होते हैं और तब वो मुर्दैया को पार करते हुए अपने पैरों से मुर्दैया को क्रॉस करते हुए वहां पर जो एक नटिया नामक एक नट की जो एक वहां पर एक लड़की है जो उसको कहती है हम हमको भी अंग्रेजिया सिखाए रे बाबू, हमें भी अंग्रेजी सिखाए। वो अपने अंदाज में उस इलाके की जो बोली है उस अंदाज में कहती है हमको भी अंग्रेजिया सिखाए रे बाबू। तो वो अंग्रेजी को और अंग्रेजिया के रूप में जैसे वो कह रही है कि लोकल स्थानीय लोग इसी एवज में उसको बोलते हैं और अंग्रेजी कोई बोलता उस जमाने में 60 के दशक में अगर कोई अंग्रेजी कोई बच्चा बोलता था और वो भी उन डाउन ट्रोडन सेक्शन से तो उसको उसके पूरे गांव के लोग उसको एक तरह से अलग अंदाज से देखते थे। इसलिए सोफी नटिया की वो लड़की भी उनको भी उसी अंदाज से देखते हुए एक तरह से उनको वहां से गुजरते हुए देखती है जहां से वो अपने घर से कुछ अपने लिए छोटा मोटा सामान लेकर के अपनी एक रात को ही उस बक्से को वहीं रख आते हैं मुर्दैया पर, सुबह सुबह वहां से निकल जाते हैं और वो बनारस पहुंचते हैं, वाराणसी पहुंचते हैं। तो ये पूरा परिदृश्य दिखाता है कि वहां से पलायन करना केवल पलायन नहीं करना है बल्कि ज्ञान की लालसा और वो ज्ञान की लालसा की तलाश में वो एक तरह से बुद्ध के ठिकाने या बुद्ध के उस संदेश को यानी जिस तरह से बुद्ध ने अपने जीवन के उस पड़ाव में ज्ञान की लालसा में या अपने परिवार के उन संघर्षों के रूप में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कोली और साक्य और कोलियों के उस संघर्ष के रूप में बुद्ध ने अपने अंतिम अंतिम उस अपने परिवार को छोड़ा था। साक्य और कोलियों के संघर्ष पानी की लड़ाई से अपने आप को उनमें जिस तरह का संघर्ष था इसी तरह से वो भी अपने जीवन में एक तरह से बुद्ध के तरह से ज्ञान अर्जित करने के लिए वो अपने इस मुर्दैया को अपने इस गांव को अपने धर्मपुर को छोड़ करके वो ज्ञान के स्थान की तरफ पदार्पण करते हैं। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो उनको जाने के बाद वहां पर बहुत सारी कठिनाई क्योंकि उनके बहुत सारे और सहपाठी या उनके पहले के उनके जानने वाले कुछ धीरे धीरे करके जहां जिस हॉस्टल में वो रहने लगते हैं प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगते हैं वहां कुछ उनको जानकारी मिलती है लेकिन वहां भी उनको देखते हैं कि वहां जाकर के उनको मालूमात होता है कि वहां पर रहने का ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। इसी एवज में वो 25 पैसे में या 10 पैसे में या कुछ 2-4 मिल करके किराए का कमरा बदलते 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 बार बार उस बक्से को घसीटते घसीटते बहुत समय गुजारते हैं और कोई उनको ठौर ठिकाना नहीं देता है और कहीं उनको पूछता है तुम्हारी ड्रेस से लगता है बातचीत से लगता है कि तुम तो अछूत हो। इस तरह से उनके बारे में वहां पर उसमें वहां पर उनके बारे में टीका टिप्पणियां होती हैं लेकिन वो उनसे हारते नहीं घबराते नहीं आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो फिर आगे वाला पूरा संदर्भ हमारे बीच में है। तो वो मेरा कहने का अंदाजा ये है कि अगर हम मुर्दैया को देखते हैं मुर्दैया बुद्ध की तरह से ज्ञान लालसा के लिए किया गया एक प्रक्रम है जिस प्रक्रम में प्रोफेसर तुलसीराम नए कीर्तिमान बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन इलाकों से आकर के जिन इलाकों को एक तरह से वर्ण व्यवस्था के ठिकानों के रूप में देखा जाता है गांव वर्ण व्यवस्था के ठिकाने हैं जहां पर वर्ण व्यवस्था गहराई से हालांकि शहर भी उससे मैं ये नहीं कह सकता कि शहर उससे वंचित है शहर वर्ण व्यवस्था शहरों से बाहर है नहीं ऐसा नहीं है लेकिन गांव में जिस तरह की वर्ण व्यवस्था है शहरों में उस तरह की वर्ण व्यवस्था नहीं है। वहां थोड़ा सा एक फर्क है इस एवज में कि वहां पर स्पेस सभी के लिए स्पेस शहर में मिल जाता है वो अपनी आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर अपना स्पेस बना लेता है। इसलिए वो मुझे लगता है कि प्रोफेसर तुलसीराम का मुर्दैया को छोड़ करके या उस टाइटल को लेकर के एक नए तरह का इतिहास रचने की तरफ आना और वो भारतीय समाज निर्माण की प्रक्रिया में वो एक ऐसा पड़ाव है जिस पड़ाव को करते हुए समाज का विश्लेषण करने की दिशा में हमारे सामने बहुत सारे सवाल दिखते हैं। अगर मैं कहूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के कोटेशन है इसको कहते हैं जिसको हम ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद इस देश के दो दुश्मनों के रूप में उसको वो रेखांकित करते हैं।
ब्राह्मणवाद क्या है? पूरा जो वर्ण व्यवस्था का ढांचा ब्राह्मणवाद। और पूंजीवाद क्या है? जिसमें व्यक्ति को पूरे दौर में भारतीय समाज में पूंजीवाद उस तरह का नहीं आया जिस तरह से यूरोप में आया। भारतीय समाज में एक तरह सामंतवाद ने ही अपनी शक्ल बदल ली और वो उसी एवज में वैसा ही बना रहा, और वो उस तरह का पूंजीवाद नहीं आया जिस तरह के पूंजीवाद आने से दूसरों को बराबर काम करने के बदले में काम के अवसर मिलते, काम के बदले में अवसर मिलने के बाद उनको उस तरह का पैसा मिलता। भारतीय समाज में अगर इस तरह का पूंजीवाद एक वक्त पर उस तरह से बदलता तो भारतीय समाज के वंचित तबकों को भी उसमें एक काम करने, आगे बढ़ने के अवसर मिलते। लेकिन वैसा भारतीय समाज में, वैसा भारतीय राज्य में वैसा पूंजीवाद नहीं बन पाया। और आज भी हम देखते हैं कि पूंजीवाद एक तरह से भारतीय वर्ण व्यवस्था का ही एक हिस्सा है कि जिसके पास धन था, भारतीय वर्ण व्यवस्था के दूसरे दर्जे वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो पूरा दौर है वो भारतीय समाज का पूंजीवाद बन गया। और पूंजीवाद की जड़ में एक तरह से वर्ण व्यवस्था ही कायम है। तो ये ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी देश के दो दुश्मन है जिनको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, और इनसे लड़े बिना आप समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रोफेसर तुलसीराम भी इन दोनों को रेखांकित करते हैं और कह रहे हैं कि इनसे दोनों से लड़े बिना आप समाज निर्माण की प्रक्रिया में आगे नहीं जा सकते। और इसी पड़ाव में उनका एक लाइन है कि जब तक असमानता है तब तक मुर्दैया जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जब तक असमानता है तब तक मुर्दैया जिंदा है। और इसी तरह से मुर्दैया को छोड़ करके, मुर्दैया के पूरे उस संदर्भों के साथ, मुर्दैया के पूरे इस जीवन के साथ लगातार लोग संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर मुर्दैया का एक प्रसंग है, सुदेशर पांडे की लड़की का नाम आशा है, जो उनकी सहपाठी, जो उनके साथ क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उनका जो है गांव में लड़कियों का जो है 7वीं क्लास में उसका विवाह कर दिया गया। तो वो बहुत मार्मिक टिप्पणी करते हैं कि एक गुलाम बाप का बेटा बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, तो क्या ये संभव नहीं एक मालिक पिता की जो एक मालिक था, मालिक वो उनके पिता, क्योंकि उनकी यहाँ नौकरी करते थे, हरवाही करते थे, तो वो एक मालिक की बाप की बेटी क्या वो मेरे बराबर नहीं जा सकती थी, बहुत आगे तक नहीं जा सकती थी? तो बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत गंभीर। हाँ, स्त्रियों को लेकर के जिस तरह का भारतीय समाज में शोषण का पूरा पैमाना है, और वो विवाह इसलिए कर देते हैं कि वो तुलसीराम के साथ जैसे पैदल जा रही है। ये भी एक उसमें एक प्रसंग उसमें है कि वो जैसे तुलसीराम जी के साथ वो जैसे जा रही हैं, तो कहीं न उनके बीच में बातचीत कहीं न कहीं हाँ या ना की बातचीत हो जाती है, वैसे ही हो जाती है। लेकिन गांव में जिस तरह देखते हैं कि अगर लड़कियां हाँ या ना भी करती हैं तो पूरे गांव में हाय तौबा मच जाती है कि उसने हाँ कर दिया। तो एक छोटा सा प्रसंग भी ये बताने के लिए बहुत कुछ कहता है कि भारतीय समाज में किस तरह से औरतों या स्त्रियों के प्रति किस तरह का रवैया है, और इस रवैये के पीछे क्या है, पूरा वर्ण व्यवस्था है। ये मुझे लगता है इस पूरे सवाल को हमें इस तरह से देखना चाहिए। अगर आप ये कहें कि मैं मणिकर्णिका के ऊपर कुछ बात करूं, तो मुझे लगता है कि उस सवाल की तरफ भी अगर हम उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं, तो मणिकर्णिका उसका उनकी आत्मकथा का दूसरा हिस्सा है, जो एक तरह से बनारस के एक घाट के नाम पर उसका नामकरण किया गया है कि जहां पर पूरे शवों का आना जाना दिन रात लगा रहता है, और जहां पर एक तरह से कहें कि उसी के बीच में सबको जीना है, उसी के बीच में काम करना है, उसी के बीच में मरना है, और उसी के बीच में सब कुछ उसी के बीच में हासिल करना है। तो कह रहे हैं कि जहां वो बनारस में जहां रहते थे, उसी के आसपास दिन रात एक तरह से लगातार वो घंटियां बजते बजते लोग शमशान घाट तक या एक तरह से गंगा के किनारे तक जाया करते थे। उस प्रसंग का हवाला भी वो देते हैं, और वहां पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और इस तरह से भी सीखा कि वो जिसका एक उसमें शायद उनके मणिकर्णिका के उस हिस्से में वो आता है जिसमें 3 टाइटल वो देते हैं, टामुन, सबीहा और उत्पल बनना। टामुन, सबीहा और उत्पल बनना, ये 3 स्त्रियों के नाम है। वो जिनसे एक नजदीकी पाते हैं, उनके साथ कुछ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ज्ञान हासिल करने के लिए वो उन चीजों से
संपर्क में आते हैं और धीरे-धीरे एक मानवीय स्वभाव के हिसाब से उन चीज़ों के संपर्क में आने के बाद वो एक तरह से उत्पल बनना, यानी जिसको वो कह रहे हैं कि एक बुद्ध की भिक्षुणी की तरह से वो उनका एक टाइटल देते हैं। अब उत्पल बनना एक तो बुद्ध की भिक्षुणी का नाम था, इसलिए अपनी आत्मकथा में उसको भी रेखांकित करते हुए कहते हैं, जिसको एक तरह से नज़दीक जाने के लिए वह एक तरह से बहुत दूर तक, यानी कलकत्ता तक उसको तलाशते हुए कलकत्ता तक जा पहुँचते हैं। ये यानी ये इसका अर्थ यह है कि एक स्वाभाविक मानवीय विकास की प्रक्रिया है। यह कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में या भारतीय वर्ण व्यवस्था ने या हिंदुइज़्म के पूरे रिचुअल्स ने प्रेम को जैसे बहिष्कृत कर दिया है। प्रेम को जैसे एक तरह से अपने जीवन से बिल्कुल अलग करने का काम किया है कि शादियाँ हो तो अपनी जात में, शादियाँ हो तो अपने उन्हीं लोगों में जो आपके आस-पास जीते, मरते, खाते, पीते हैं, और वो कोई शादी कराए तो वही व्यक्ति कराए जो आपको जानता है। तो ये पूरा जो ढांचा बना हुआ है, पूरे समाज को रेगुलेट करने का जो ढांचा बना हुआ है, वो उस ढांचे को जैसे हथौड़ा मारते हैं कि इस ढांचे को तोड़ना ही होगा। इस ढांचे को तोड़ने बिना आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए टामुन सबिहा और वो उत्पल बनना के माध्यम से, प्रेम के उस प्रसंग के माध्यम से, वो भारतीय समाज में जो प्रेम का जो संकल्पना है, उसको वो जर्जर करना चाहते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं कि इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसको तोड़े बिना आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। न पुरुष जा सकता है, न स्त्री जा सकती है, इसलिए इसको तोड़ा जाना चाहिए। उनके वो उन सवालों के साथ लगातार जुड़े रहते हैं और ये बता वो किस तरह से दमन होता है गाँव में, और वो उस एक पूरे जो एक तरह से पूरी नक्सलवाड़ी की जो पूरी घटना होती है, इसमें बहुत सारे दलितों को और बहुत सारे सवर्णों को और दलितों के बीच में जो संघर्ष होता है, उसमें एक जगह पर वो जाते हैं जहाँ पर सवर्णों के द्वारा बहुत सारे दलितों को मार दिया जाता है। वह अपने कुछ साथियों के साथ उस टीम का उस गांव का दौरा करते हैं। उस समय वो अपने लेफ्ट मूवमेंट के साथियों को साथ लेकर के जाते हैं, और वो ये भी एक रेखांकित करते हैं कि हमें वहां जाकर के ऐसा लगा कि शायद ये लड़ाई लेफ्ट की नहीं है, केवल लेफ्ट की लड़ाई नहीं है, ऐसा वो एहसास दिलाते हैं। इस लड़ाई के पीछे कुछ और भी है, ऐसा वो एहसास करते हैं। और उस एहसास के बदले में वो एक प्रसंग उनकी आत्मकथा में ये आता है कि वो जब लेफ्ट के फुल टाइमर बन करके काम करते थे, तो ऐसे फुल टाइमर बन करके जब काम करते करते उनको ऐसे लगने लगा कि एक बार उन्होंने उस लेफ्ट के अखबार के लिए अपनी तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर पर एक लेख लिखा। उन्होंने कहा कि आप लिखिए। उन्होंने एक लेख भेजा। उस लेख को जिस तरह से वो लिखा था, उस तरह से वो उन्होंने नहीं छापा। यह एक प्रसंग है। तो उस एवज में कहीं न कहीं उनके एक मन में एक खटास पैदा हुआ किसी न किसी एवज में, कि जो मैं कह रहा हूँ तो मेरी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की कही गई बात को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर रहे हैं और तालियाँ बजा रहे हैं। ये आज भी भारतीय समाज की सच्चाई देख सकते हैं। अगर दलित के बारे में गैर दलित लिखता है तो उसकी बहुत वाहवाही हो जाती है। बहुत जल्दी-जल्दी महीनों में उसको बहुत या वर्षों भर में ज़्यादा समय नहीं लगता है उस लक्ष्य को पाने में। ये दूसरी तरफ पर अगर दलित के बारे में लिखता है तो उसको ये कहा जाता है ये क्या लिखेगा, ये कुछ जानता ही नहीं है। तो उस एवज में एक आपको ये जानना होगा कि उन तबकों के बीच से निकल कर के आया हुआ कोई व्यक्ति अगर उनको चैलेंज देता है और कहता है कि जैसा मैंने अम्बेडकर को जाना है आपने नहीं जाना, और आपकी सोच और मेरी सोच में यही फंडामेंटल फर्क है कि आप जैसे अम्बेडकर को पेश करते हैं, मैं अम्बेडकर को उससे अलग तरह से पेश करता हूं। तो ये एक बड़ा इशू है कि जैसे आप अम्बेडकर नामा निकाल रहे हैं, तो आपका अम्बेडकर नामा और एक तरह से जो आपका सीरियल्स में अम्बेडकर के बारे में जो पेश किया जा रहा है, वो किस तरह से बालक अम्बेडकर किस तरह कीर्तिमान बनाते हैं, जबकि हम वैसा नहीं कहते हैं। कीर्तिमान नहीं बनाने का कोई सवाल नहीं है। हमारा है कि सवाल ये है कि चेतना का विकास कैसे हो। कीर्तिमान तो अगर बालक भीम बना रहा है तो उससे हमें क्या हासिल होगा? उसको अवतार के रूप में पेश नहीं करना है, हमें उसको एक जीते जागते और एक क्रांतिकारी और एक चेतनाशील व्यक्तित्व के रूप में हमारे समाज के निर्माण प्रक्रिया में बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन है। तो उसी कंट्रीब्यूशन के रूप में जैसे वो देख रहे हैं कि जैसे उनके उस अखबार में उनका लेख नहीं छपना
और जैसे वो वहां पर जब वो लोगों के मारे जाने पर, दलितों के मारे जाने पर वहां पर वो उनका जाकर के वो सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों से वो इंटरव्यू लेते हैं और उसको इंटरव्यू को पेज दर पेज उनके नोट्स लेते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से इन लोगों को वो महिलाएं रो रो करके, यानी कहने का संदर्भ ये है कि किस तरह से भारतीय समाज में जाति के नाम पर या वर्ण के नाम पर या एक तरह किस तरह से पूरी मनुष्यता को मनुष्य होने के अधिकार से ही वंचित किया हुआ है और उनको यहाँ तक कि उनको मार दिया जाता है। उनके मारने के पीछे कोई बड़ी उनका कोई ऐसा कोई चीज नहीं होती है, केवल इतनी सी बात है कि वो भी अपने अधिकारों को पाने की कोशिश में होते हैं। और इस आत्मकथा में घटना भी यही दिखाती है कि उन्होंने उस तरह से काम करने से मना कर दिया, हम काम नहीं करेंगे। अजमेर भाई, आखिरी सवाल, उस पर आपकी बेबाक टिप्पणी चाहूंगा। मैं जितना जानता हूँ तुलसीराम जी को, बहुत ही निडर और बेबाक आदमी थे। वो डरते होते नहीं थे किसी से। जी बिल्कुल, एकदम नहीं डरते थे। आजकल जेएनयू और डीयू के फैक्ट्री से तुलसीराम निकलना बंद हो गया है, क्या बात है? नहीं ऐसी बात नहीं है। वो आप जो कह रहे हैं कि आजकल जो व्यवस्था, जिस तरह की व्यवस्था आप पूरे देश पर काबिज है, उस व्यवस्था का असर दिखता है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो राजनीतिक ताना बाना है, वो सारी घटनाओं सब कुछ ग्रैब कर लेता, सब कुछ हजम कर लेता है और हाजमा इतना मजबूत है कि चाहे ईंट डाल दो, चाहे पत्थर डाल दो, सबको बराबर कर देते हैं। तो निश्चित रूप से वो उस चीज का असर हमें दिखता है, चाहे वो अकेडमिया हो, चाहे वो एक तरह समाज के अन्य हिस्सों में होने वाली घटनाएं हैं, जहां पर एकेडमिक्स लोगों को बात बोलने के एवज में प्रताड़ित करने के जो संदर्भ और उनकी जो चीजें हैं, उनके ऊपर एक किसी न किसी तरह से उनके बीच में भय पैदा करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भय पैदा करने के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी लोग अपनी बात को बहुत जिंदा दिली के साथ कह रहे हैं और उनकी जिंदा दिली के एवज में कहते हुए तो बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, चाहे डीयू में हो, जेएनयू में हो या और दूसरे एकेडमिक स्पेसिस, बहुत सारे अपने एकेडमिक स्पेसिस हैं जहां पर उन लोगों के बीच में खास तरह की बातचीत की शैली है, खास तरह का एक अंदाज है, खास तरह का उनका एक इतिहास को फिर से जीवित करने का उनमें जज्बा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर तुलसीराम ने की जो सीख है या प्रोफेसर तुलसीराम जिस पूरी परंपरा को लेकर के जेएनयू में आए, उस जेएनयू में आने के बाद वो जेएनयू ने प्रोफेसर तुलसीराम को बहुत कुछ दिया और प्रोफेसर तुलसीराम ने भी जेएनयू को कोई कम नहीं दिया। प्रोफेसर तुलसीराम ने जेएनयू को इतना दिया कि वहां पर हजारों की संख्या में जो विद्यार्थियों का उन्होंने एक तरह से दिमाग परिवर्तन कर दिया। उनका बिना किसी सर्जरी के उनके दिमाग में उन चीजों को, वो बुद्धिज्म के सवाल थे, वो अम्बेडकरिज्म के सवाल थे, मार्क्सिज्म के सवाल थे, उन सवालों को इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन के सवाल थे और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के सवाल थे और वो सारे सवालों को प्रोफेसर तुलसीराम ने बहुत जिंदा दिली के साथ अपने पूरे एकेडमिक्स लाइफ में भी उठाया और अपनी आत्मकथाओं में भी उठाया। और जिन आत्मकथाओं को पढ़ करके हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी का केवल दलित साहित्य नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की उन्होंने बहुत सेवा की है। उन्होंने उस समाज को ये बताने का काम किया कि तुम जो एक गुलछर्रों की भाषा में बात लिखते हो, जो एक लयात्मकता की जो बात करते हो कि साहित्य केवल वह होना चाहिए, लेकिन साहित्य वह भी होना चाहिए जो तुम्हारी समीक्षा करे, जो समाज की समीक्षा करे, जो व्यक्तियों के दिमाग को बदले। और वो केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी लिख सकता है, लेकिन उसमें बदलाव का जज्बा होना चाहिए। अगर बदलाव का उसमें जज्बा नहीं है तो वो साहित्य केवल कूड़ा है। अगर उसमें बराबरी का कोई आधार नहीं है, समाज को जगाने, समाज को शोषण के खिलाफ उठने का अगर उसमें हिम्मत पैदा नहीं करता वो साहित्य के नाम पर केवल एक चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोफेसर तुलसीराम की दोनों आत्मकथाओं ने पूरे भारतीय साहित्य का या पूरे भारतीय समाज का एक तरह से समाज शास्त्रीय मूल्यांकन किया है कि किस तरह की भारतीय समाज है, किस तरह की वहां की
जो पूरी जो परंपराएं हैं, किस तरह की एकेडमिक्स है, किस तरह की वहां पर जातियां हैं, किस तरह से वहां पर लोगों के संबंध हैं, उन संबंधों के बीच में वर्ण व्यवस्था दिन रात घूमती रहती है, ये क्यों है? इन सवालों को सोचने के लिए वो हम सभी के सामने उन आत्मकथाओं को पेश करते हैं। यद्यपि वो अपने साहित्यिक लेखन में आगे के पड़ाव की तरफ जा रहे थे और कुछ लिख रहे थे, लेकिन वो उन चीजों को पूरा किए बिना ही वो अधूरा छोड़ करके उन चीजों को छोड़ करके चले गए। लेकिन उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं यही कहता हूँ कि बुद्ध का जो पूरा संदेश है तुलसीराम में समाहित है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के उस मैसेज को वो लेकर के चलते हैं और वो आर्थिक ताने बाने से किस तरह से हम समाज को बदल सकते हैं, मार्क्सिज्म के उस ताने बाने को भी लेकर के चलते हैं। तो इन तीनों तानों बानों के बीच में समन्वय करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी लिए तुलसीराम बनते हैं, तीनों को समन्वय करते हैं। अगर आपको याद हो, मुझे अच्छी तरह से उन चीजों की 2014 से पहले वो इन सवालों को लेकर के उनके जनसत्ता में 2 आर्टिकल लगातार आए थे और जिन 2014 के चुनाव से पहले कि किस तरह से एक नए अवतार को भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में उतारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो उस राज्य का यानी गुजराती मॉडल पूरे दिल्ली में आकर के पूरी दिल्ली को बदल देगा, पूरे देश को बदल देगा। तो गुजराती मॉडल की सच्चाई उसमें वो उन दोनों लेखों में कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि दलित राजनीति भी उस गुजराती मॉडल की शिकार हो रही है। वो भी उसमें एक संकेत करते हैं और पूरी तरह से उसको हमलावर होकर के संकेत करते हैं कि हमें सीखना होगा। हम सीख नहीं पा रहे हैं, केवल हम दलित की बात कर रहे हैं। दलित राजनीति फॉर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, समाज के बदलाव के लिए होनी चाहिए। इस बात को भी तुलसीराम अपने उस लेख में बहुत मार्के के दोनों लेख हैं और दोनों लेख एक तरह से भारतीय समाज का और दलित समाज का, दलित राजनीति का और पूरी भारतीय समाज और भारतीय पुलिस जो स्थापित राजनीति है उसका गहराई से मूल्यांकन करते हैं। मुझे लगता है कि अगर तुलसीराम को दोनों लेखों में पढ़ें तो बहुत लेख तो उनके हजारों की संख्या में लेख हैं और उनके ऊपर लिखा गया भी बहुत सारा साहित्य है, लेकिन वो बता रहे हैं कि भारतीय समाज में जो एक नए अवतार को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वह अवतार शायद जिसके बारे में बहुत सारी आशाएं हम पाल रहे हैं, वह अवतार कैसा होगा उसका सपना, उस सपने के पर वो टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर तुलसीराम को याद करने के लिए, उनके जन्मदिन के मौके पर उनको याद करने के लिए प्रोफेसर तुलसीराम के विचारों को, प्रोफेसर तुलसीराम के साहित्य को और प्रोफेसर तुलसीराम ने जिस समाज को उन्होंने जिया है, इन तीनों के बीच में उनका आर्थिक जो तंत्र है, आर्थिक जो उनके सवाल हैं, उनके जो सामाजिक सवाल हैं और उनके जो सांस्कृतिक सवाल हैं, इन तीनों को एक साथ लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यही कुछ इस अवसर पर और आपसे बातचीत करते हुए कहना था। शुक्रिया अजमेर जी। और एक बात तो है, मैं इतिहास का छात्र हूँ और तुलसीराम जी के सानिध्य में मैं नहीं रह पाया, न ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सानिध्य में रह पाया, रहता तो ज्यादा कुछ सीखता। लेकिन भारत के सोशल एक्टिविस्ट, राजनेताओं को और एकेडमिशियंस को, रिसर्चर को तुलसीराम जी को पढ़ना चाहिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ समझ के उनके विचार पे गहन मंथन करके उस विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी जो है उनकी ट्रिब्यूट होगा हमारी तरफ से। शुक्रिया अजमेर जी, आपसे फिर बात करेंगे, लगातार बात करेंगे। और तब तक अम्बेडकरनामा आप भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए और अम्बेडकरनामा के साथियों, अजमेर साहब ने जो बातें कही हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। थैंक यू अजमेर जी।